वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मेडिको। तो आज की हम इस वीडियो में जो आज करने जा रहे हैं तो वो कुछ रिलेटेड है अनकपलर्स, जो कि हमने बाकी रह गए थे करने वाले कि अनकपलर्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। तो एक इटसेल्फ बड़ी छोटी सी वीडियो है ये, लेकिन चूंकि मैंने साथ में एमसीक्यूज देने थे आपको इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड और हीमोग्लोबिनोपैथीज और ग्लूकोनेगेनेसिस से रिलेटेड, तो इस वजह से मैंने एक छोटी सी वीडियो होगी 5-10 मिनट की जो वीडियो होगी, बस इतनी सी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो बाइक में से अनकपलर्स एंड इनहिबिटर्स आर कम्प्लेक्सेस ऑफ आल कम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो भाई कम्प्लेक्स वन की बात करेंगे तो मैं कम्प्लेक्स वन में जो सबसे पहले आ जाएगा वो मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ठीक है ना, रोटिनोन आ जाएगा और पेप्सिडिन आ जाएगा। ठीक है ना, इफेक्ट ये करता क्या कि इफेक्ट द NAD NADH बैलेंस प्रोड्यूसिंग अ डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। देखो भाई, फॉर एग्जांपल ये हमारा कम्प्लेक्स वन है, कम्प्लेक्स टू है, कम्प्लेक्स थ्री है, कम्प्लेक्स फोर है और कम्प्लेक्स फाइव इधर करके है। अगर हम खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें तो उसमें कम्प्लेक्स वन, कम्प्लेक्स टू, कम्प्लेक्स थ्री, कम्प्लेक्स फोर आते हैं। ठीक है ना, ये चार आते हैं अगर खाली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। तो इससे क्या पता लगा हमें कि जो इलेक्ट्रॉन पास करता है वो इन चार से बात करता है, ना कि इससे। तो अगर क्वेश्चन है एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितने कम्प्लेक्सेस पर मुश्तमिल होती है, कितने कम्प्लेक्सेस की असेंबली होती है, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कम्प्लेक्स फाइव से गुजरता है या नहीं, तो आपका आंसर एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। कम्प्लेक्स फोर पर फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि ऑक्सीजन होती है। तो जो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो यूं यूं जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। वो डिक्रीज क्यों होती है? जो हमने प्रोटॉन पंप करने होते हैं, वो प्रोटॉन पंप करने में वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। तो जो मेटफॉर्मिन है, रेटिनोन है, पेप्सिडिन है, ये इफेक्ट करते हैं NAD और NADH बैलेंस को। ठीक है ना, प्रोड्यूसिंग डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जारी बात है, जब कम्प्लेक्स वन का ये इनहिबिटर है तो कम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन ने इधर जाना है, कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स थ्री में जाना है, बल्कि कम्प्लेक्स टू में नहीं जाता, कम्प्लेक्स टू में कम्प्लेक्स थ्री में जाना होता है। तो सारी बात है, कम्प्लेक्स थ्री तो एक्सेप्टर हुआ ना इस इलेक्ट्रॉन का, तो डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, यहाँ पे इनहिबिट करे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। कम्प्लेक्स टू की बात करो तो मेलोनेट compete with oxygenate फॉर डिहाइड्रोजिनेस। सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल का एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा हिस्सा जो कि कम्प्लेक्स टू परफॉर्म कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जिनका, वो हमने पढ़ा था सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट वाला। ठीक है ना, जिसमें फैट कन्वर्ट होती है FADH2 में। अब सबको पता लग गया होगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, ये बेसिकली सक्सीनेट से आता है। कैसे आता है कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो इधर आकर अटैक करता है, या कर बाइंडिंग साइड पर अटैच होता है, जाके फिर सक्सीनेट से दो हाइड्रोजन निकाल कर फैट में चले जाते हैं। ये जो फैट है ये FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फिर जो सक्सीनेट है वो फ्यूमेरेट में कन्वर्ट हो। बहुत था कि मेलोनेट जो है वो compete करता है समहाउ विद द सक्सीनेट फॉर डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस ने काम तो इस पर करना होता है, लेकिन वो कर इस पर देता है। तो कम्प्लेक्स टू का इनहिबिटर जो है वो मेलोनेट है। तो होगा क्या, ये भी कम्प्लेक्स थ्री को अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। कम्प्लेक्स थ्री एंटीमाइसिन ए, एंटीबैक्टीरियल आप कह सकते हो, प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन इधर कम्प्लेक्स वन और कम्प्लेक्स टू और साइटोक्रोम सी टू साइटोक्रोम। बेसिकली आपने ये याद रखना कि जो ये इनहिबिट करता है साइटोक्रोम सी को। हमें पता है कि जो साइटोक्रोम सी है वो कम्प्लेक्स वन से कम्प्लेक्स टू से इलेक्ट्रॉन उठाकर कम्प्लेक्स थ्री को ट्रांसफर करता है। तो सारी बात है, जब एंटीमाइसिन ए साइटोक्रोम को ही इनहिबिट करेगा तो वो एक तरह से कम्प्लेक्स थ्री को ही इनहिबिट कर रहा है। तो प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन ईदर कम्प्लेक्स वन और कम्प्लेक्स टू तो साइटोक्रोम सी, और साइटोक्रोम सी का हमें पता है कि वो वन से टू से उठाकर थ्री में ट्रांसफर करता है। इन दिस केस कंपोनेंट प्रीसीडिंग कम्प्लेक्स थ्री आर फुली रिड्यूस्ड। जैसे कि हमें पता है कि जो कंपोनेंट प्रीसीडिंग कम्प्लेक्स थ्री से आगे वाला जो कंपोनेंट होगा जो कि फोर है, वो उससे जो पीछे वाले जो हैं वो फुली रिड्यूस होंगे, एंड दोज आफ्टर बिकम फुली ऑक्सीडाइज। रिड्यूस कैसे होंगे, क्योंकि जो वन और टू है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो रिड्यूस फॉर्म में होंगे। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन हमने पढ़ा है। ठीक है ना, उसके बाद
लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा होता है, ठीक है ना। तो जारी बात है कम्प्लेक्स 3 से पीछे पीछे जितने भी कम्प्लेक्स होंगे वो रिड्यूस फॉर्म में होंगे, क्योंकि 1 से भी नहीं हमें इलेक्ट्रॉन मिल रहा, 2 से भी नहीं मिल रहा। 2 और 1 से जो इलेक्ट्रॉन कैरी करना है वो साइटोक्रोम में कैरी करना है, और जब साइटोक्रोम C ही इनहिबिटेड है से कैरी करेगी, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो 1 और 2 है वो रिड्यूस फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन हाँ ये हो सकता था कि अगर कम्प्लेक्स 1 2 को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है तो कम्प्लेक्स 1 जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर चुका होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कम्प्लेक्स सी साइटोक्रोम सी है वो 1 और 2 दोनों से इलेक्ट्रॉन उठाकर सी कम्प्लेक्स 3 को देता है। अब जो कम्प्लेक्स 4 है वो सारी बात ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ही होंगे, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस है वो सिमिल्टेनियसली होते रहते हैं। अब कम्प्लेक्स 4, आपने एक बात याद रखनी है, हमने 3 कम्प्लेक्स पढ़ ली यहाँ तक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्प्लेक्सेस के हवाले से क्लिनिकल सिनेरियोस पूछे जाते हैं वो कम्प्लेक्स 4 है और कम्प्लेक्स 5 के इनहिबिटर्स के बारे में। तो सबसे पहले है साइनाइड पॉइजनिंग। हमें पता है जब साइनाइड पॉइजनिंग होती है तो बेसिकली वो कम्प्लेक्स 4 को इनहिबिट कर रही होती है। अब होता है कि इनहिबिट द कम्प्लेक्स IV बाय नॉट ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन टू इट्स फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। देखो यार, जब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसलिए मैंने लगाया कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ही ये एक्सेप्टर होता है कि इलेक्ट्रॉन प्लस O2 ये बनाती है बेसिकल रिएक्टिव ऑक्सीजन, या हम इसको रोज भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है ना। तो जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो ये वाटर बना देती है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इट्स नॉट स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, अनस्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है। तो इसको रिएक्टिव फॉर्म में आने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जारी बात है जो हमारा ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में कन्वर्ट होता है, फिर जब हाइड्रोजन मिलते हैं तो फिर ये वाटर बन जाता है। तो कम्प्लेक्स वी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ओलिगोमाइसिन है, ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक है कह सकते हो। प्रोटोन अब होता क्या है, बेसिकली ट्रू एग्जांपल ये अनकपलर्स की। होता क्या है, ये इनहिबिट करता है एटीपी सिंथेसेस को। किस तरह इनहिबिट करता है, हमें पता है कि जब प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में ठीक है, ये वाली जो है ये जो है ये इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है, ठीक है। और ये वाली जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन वगैरह, ये और ये वाली जो सारी है, ठीक है। अब होता क्या, हमें पता है कि जब प्रोटॉन्स एक्सेसिव फॉर्म में होते हैं तो उन्होंने इस सेंथिसेस से पास इन मैट्रिक्स में जाना होता है। जो ही ये मैट्रिक्स में जाते हैं तो ये जो सेंथिसेस एटीपी सेंथिसेस ये मोटर मिनी नैनो मोटर का काम करती है। होता क्या है कि ये जिस तरह प्रोटॉन पास होते हैं तो ये अपने आप को रोटेट करना शुरू कर देती है। अब होता है क्या इसके चक्कर में कि एडीपी जो होता है वो कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, और यही एटीपी यहीं से फिर आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया चली जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, कैसे ब्लॉक होती है, ठीक है, ये थी एटीपी सिंथेसिस, ठीक है ना। अब अगर यही हाइड्रोजन आइंस अगर इस सिंथेसिस के बगैर, इन सिंथेसिस के अलावा किसी और साइड से एंटर हो तो क्या ये नैनो मोटर घूमेगी? बिल्कुल नहीं होगा, इस तरह बिल्कुल भी ये रोटेट नहीं करेगी। बेसिकली ये जो एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से हो रहा है। जब हाइड्रोजन आयन आते हैं अंदर तो ये इसको रोटेट करते हैं और ये एडीपी जो है ये एटीपी में कन्वर्ट होती है। तो स्टेटमेंट में क्या कहा हुआ है कि प्रोटॉन एंटर्स फ्रॉम एलोस्टेरिक साइट रादर देन द फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस, जिसकी वजह से होता क्या है, प्रोटॉन्स तो आ रहे हैं अंदर डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना, लेकिन अदर साइड से रादर देन एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। फिर होता क्या कि अक्यूमुलेशन हो जाती है। जब एक्यूमुलेशन हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो अनकपल्ड हो जाती है। अनकपलिंग से मुराद ये है कि अगर
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के किसी भी कम्प्लेक्स में इनहिबिशन आ गई है, जारी बात है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो फॉस्फोराइलेशन इज सेल्फ सेपरेट प्रोसेस, वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। इसलिए इनको कपल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फॉस्फोराइलेशन एट द सेम टाइम हो रही होती है। और अगर कोई अनकपल आ जाए इनके दरमियान तो क्या होगा, अगर ये इनहिबिट हो रही है जिस तरह के हमने कॉम्प्लेक्स 5 की इनहिबिशन में देखा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इनहिबिट हो जाएगी। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। उसके बाद कुछ और भी हैं अनकपलर्स, ये आप कह सकते हो इनहिबिटर्स। तो उनमें जो आता है सैलिसाइक्लेट्स आ जाते हैं, मशहूर ज़माना एस्पिरिन। हमें पता है एस्पिरिन के दो फंक्शन हैं, लोअर डोज में और हायर डोज में। लोअर डोज में हम इसको एज अ ब्लड थिनर यूज़ करते हैं और हायर डोज में हम इसको एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग यूज़ करते हैं। होता क्या कि जब हम इसकी डोज एंटीपायरेटिक की जो नॉर्मल डोज है उससे अबव लेते हैं, तो होता क्या है कि ये डिस्टर्ब कर देती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को, ठीक है ना। जिस तरह एलोस्टेरिक साइड से हाइड्रोजन आयंस अंदर आए थे, इसी तरह ये भी एस्पिरिन क्या करती है कि जो प्रोटॉन्स हैं उनको एलोस्टेरिक साइड से मैट्रिक्स में अंदर आने देती है। तो उससे होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वो आते जाते हैं, लेकिन उनको एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है, जारी बात है यार, देखो ना, जब ये कम्प्लेक्सीज हैं 1 2 3 4, जब ऑलरेडी ही एलोस्टेरिक साइड से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ने जैसे ही मूव होना है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन पास होने हैं, ठीक है, यहाँ से 4 होने हैं और यहाँ से 2 होने हैं, ठीक है ना। अब जब इलेक्ट्रॉन पास होगा, जारी बात है प्रोटॉन तो ऑलरेडी अंदर मौजूद है, अब जब ज़्यादा प्रोटॉन मौजूद होंगे तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करता है, जब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करता है एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रोजन पंपिंग में। तो वो जब ऑलरेडी हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट होंगे, तो वो जो एनर्जी होगी वो हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, ना कि हाइड्रोजन पंपिंग में। तो इस तरह ये फिर ओवर हीट करता है, या आप कह सकते हो कि ओवर डोजिंग ऑफ एस्पिरिन काज हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। उसके बाद 2,4 डाइनेट्रोफिनॉल है, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस है, अलोज हाइड्रोजन आइंस इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसका भी समूह इस तरह का ही कुछ फंक्शन है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स। देखो यार, इसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि थर्मोजीन्स और ब्राउन फैट, हमें अगर आपको पता हो कि हर्बिनेटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ब्राउन फैट, हमें बर्फानी जो होता है आपने पता होगा, ठीक है ना, उसमें जो ब्राउन फैट होती है, ये ब्राउन फैट फिजियोलॉजिकल अनकपलर्स है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स है उसमें हाइड्रोजन आइंस की एलोस्टेरिक मूवमेंट काज करते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है ताकि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद थर्मोजीन्स आम इंसान में भी होती हैं, प्रोटीन्स। जब हमें ठंड लगती है तो जारी फिर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ही होता है कि जो हाइड्रोजन आइंस की मूवमेंट है वो एलोस्टेरिक साइड से मूवमेंट करती है, ताकि हमारी जो स्टेबल हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो एक हद तक स्टेबल रहे, ठीक है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज आ जाती है, जो हम और मैंने बताया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरिटेड डिजीज है, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, वो ये बताया था कि जितनी भी माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेड डिजीज है वो मैटरनल फैक्टर है से रिलेटेड है, पैटर्नल से नहीं। और वो क्यों, वो पिछली वीडियो में मैं बता चुका था। उनमें से जो पहली है वो लेबर्स हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, ठीक है ना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोपैथी विद लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्ट्रोक लाइक कंडीशन, जिसको हम मेल्सा भी कहते हैं। और उसके बाद मायोक्लिनिक एपिलेप्सी एंड रेड फाइब्रस डिजीज, ठीक है ना। ऑल अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, और म्यूटेशन तब होंगी जब ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए मदर साइड से आएगा। फादर साइड से बिल्कुल भी, अगर फादर को है भी माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज कोई भी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगी या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन होगी। अगर होगी भी तो वो म्यूटेशन आगे ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल जो होते हैं वो स्पर्म की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और जब इंटरमिंगलिंग होती है स्पर्म की उस साइड की, तो स्पर्म का जो हेड होता है और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, बल्कि जो
क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही जाता है अंदर, ठीक है ना। तो ये था सारा सीन फिजियोलॉजिकल कम्प्लेक्स का। कम्प्लेक्स में थर्मोजीन्स आ जाते हैं, ठीक है, और ब्राउन फैट आ जाता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। छोटी छोटी करते 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन होप कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। लेकिन ये मेरी वीडियो मैंने एमी बेतुकी में बनाई थी। ये अनकपलर्स ऐसे हैं कि ये आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन बनाने का मकसद ये था ताकि मैं जो MCQs बना चुका हूँ मैं हीमोग्लोबिनोपैथीज के रिलेटेड, ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, और ऑफ कोर्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड, ठीक है। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड मैंने MCQs की सीरीज बनाई है। क्लिनिकल सिनेरियो, हाई यील्ड क्लिनिकल सिनेरियो है, ठीक है ना, सेल्फ जनरेटेड है। और इंशाल्लाह अगर आप ये टॉपिक करने के बाद वो MCQs करते हो तो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि आप अगर फॉरेन स्टूडेंट हो, पाकिस्तान में जाकर एमएलए देना चाहते हो, तो आपको इन टॉपिक से परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। और हाई यील्ड इसलिए भी है को कि मैंने लेंथी MCQs और डीप स्टडी के बाद या डीप नॉलेज के बाद वो MCQ क्लिनिकल सिनेरियोज बनाए हैं जो कि US से मिले में भी उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह होप कि आपको वीडियो पसंद लगी होगी। और नोट्स बनाता हूँ MCQ से रिलेटेड तो वो सिर्फ आपके लिए बनाता हूँ ताकि आप वीडियो को देखो, वीडियो के बाद बुक को देखो, बुक के बाद दोबारा आओ और उन नोट से अपने MCQs जो क्लिनिकल MCQs हैं उनकी तैयारी करो। होप कि आपको MCQs बहुत हाई यील्ड लगे। और MCQs करने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि MCQs आपको कैसे लगे थे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस टॉपिक पर होगी या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, ये खुदा बेहतर जानता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।